गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपको मैंने अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र के विवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज का हमारा ये वीडियो की जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें थोड़ा मैं आपको अवसर लागत के बारे में पहले बताऊंगा। उसके बाद अपन बात करेंगे आर्थिक मान्यताएं और 3 प्रकार की जो इकोनॉमी है उनका सामान्य इंट्रोडक्शन अपन करेंगे। देखिए, अवसर लागत का मतलब होता है किसी भी साधन की वैकल्पिक लागत। वैकल्पिक लागत का मतलब यह होता है कि कोई भी उत्पादन का साधन जो सीमित है और उसके उपयोग के विकल्प हैं, जब वह कोई अन्य विकल्प पर जाता है तो वो किसी न किसी अवसर को छोड़कर जाता है, या यूं कह सकते हैं कि उसको जब किसी काम का दूसरा अवसर मिलता है तो वो दूसरे विकल्प पर काम करने के लिए जाता है। तो उसका जो गतिमान होना या उसका वहां से स्थगित होना ये अवसर के कारण हुआ है, काम के अवसर के कारण हुआ है, या यूं कह सकते हैं एक साधन की अतिरिक्त इकाई को उत्पादन प्रक्रिया में लगाने से जो कुल लागत में जो परिवर्तन आएगा वो उसकी सीमांत लागत कहलाएगी, अवसर लागत कहलाएगी। इसे ही मैंने आपको बताया भी था, MRT भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत रूपांतरण की दर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको कई एग्जांपल देकर मैंने बताया था, जैसे हमने टेबल के माध्यम से समझा था कि कोई भी 2 वस्तु यदि हम लेते हैं तो एक वस्तु का उत्पादन यदि हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का त्याग आपको करना पड़ेगा। या फिर मैंने आपको यूं भी बताया था कि जैसे हमारे पास एक खेत का टुकड़ा है, 1 हेक्टेयर भूमि है, ये साधन सीमित है। अब इसमें एक अवसर में आप एक ही फसल को उगा सकते हैं, बो सकते हैं। जैसे यदि आप इस समय उस पर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी फसल का आप त्याग कर रहे हैं, तो जिस फसल का आप त्याग कर रहे हैं वो उसकी अवसर लागत है। कि जैसे गेहूं का आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसके बदले आपको किसका त्याग करना पड़ रहा है? मक्का का त्याग करना पड़ रहा है। और यदि आप इस खेत के टुकड़े पर या इस भूखंड पर मक्का का उत्पादन आप करेंगे तो किसका त्याग करना पड़ेगा आपको? गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। तो मक्का की अवसर लागत गेहूं है और गेहूं की अवसर लागत मक्का है। वास्तविक तौर पर हम यदि फॉर्मूले के तौर पर यदि बात करते हैं तो अवसर लागत बराबर होता है, अवसर लागत बराबर होता है साधन की वास्तविक आय, वास्तविक आय, साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की स्थानांतरण, साधन की स्थानांतरण आय। इन दोनों का जो अंतर है ये अवसर लागत कहलाता है। अब आपको यह समझना होगा कि वास्तविक आय क्या होती है और स्थानांतरण आय क्या होती है। किसी साधन को वर्तमान व्यवसाय में काम करने से जो आय प्राप्त होती है वो उसकी वास्तविक आय, और उस काम को छोड़कर दूसरे काम पर जाने से जो उसको आय प्राप्त होती है वो उसकी ट्रांसफर इनकम है या स्थानांतरण आय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी साधन ए फैक्ट्री में 10,000 रुपए कमा रहा है, 10,000 रुपए वो कमा रहा है, और इसी काम के लिए बी फैक्ट्री उसको 15,000 रुपए देने को तैयार है इसी काम के लिए। तो साधन की वास्तविक आय तो हो गई जो वर्तमान व्यवसाय में प्राप्त कर रहा है, वर्तमान समय प्राप्त कर रहा है, लेकिन चूंकि उसको अच्छा अवसर मिल रहा है तो वो इस अवसर का त्याग करके यहां काम करना पसंद करेगा। ये उसकी हो गई स्थानांतरण आय, एक वैकल्पिक आय होगी। तो इन दोनों का जो अंतर होगा यहां पर, तो वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 15,000। इन दोनों का अंतर निकल कर आएगा 5,000। तो यहां साधन की अवसर लागत, सीमांत लागत, रूपांतरण की दर जो है वो 5,000 रुपए होगी। तो छात्रों, यहां से जो सीमांत या अवसर लागत का जो कंसेप्ट है ये आपको इस तरीके से समझना है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से छोटा क्वेश्चन इसमें बनता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको ये विभिन्न प्रकार की जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी बातें आपको यहां लिखनी होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें, अगला हमारा जो इसमें टॉपिक हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं मान्यताएं, अजम्पशंस। अब देखिए छात्रों, कोई भी बातें हम करें, कोई भी हम मूलभूत तत्वों की बातें करें, दशाओं की बातें करें, शर्तों की बातें करें, तो ये सब दशाएं
या आवश्यक बातें या मान्यताएं या शर्तें, ये सब अजम्पशंस होती हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स में आर्थिक सिद्धांत, नियम, कानून बनता है तो उसमें उन मान्यताओं का पालन करना जरूरी होता है। हम कुछ ऐसी दशाएं, कुछ ऐसी शर्तें निर्धारित कर लेते हैं कि उन शर्तों के अंतर्गत ही वो काम हो सकता है। जैसे आपको मैंने पहले भी कई उदाहरण देकर बताया कि जैसे मांग के नियम की बात करते हैं। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है अन्य बातों के यथावत रहते हुए मांग मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है। मतलब कीमत यदि बढ़ती है तो मांग मात्रा निश्चित बात है घटेगी, और कीमत यदि घटती है तो मांग मात्रा निश्चित बात है बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक लाइन हमने पहले जोड़ी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग आर कांस्टेंट, अन्य बातों के यथावत रहते हुए। तो ये अन्य बातें क्या है? ये अन्य बातें जो हैं ये है मान्यताएं। यहां अन्य बातें किसको माना गया है? मान्यताओं को। एनसीईआरटी की बुक यदि हम पढ़ते हैं कंपटीशन के हिसाब से, तो इसी शब्द के लिए वहां जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है? सेटेरिबस पारिबस, सेटेरिस नहीं, सॉरी, इसको लिखेंगे हम सेटेरिस पारिबस। ये शब्द का पारिबस, इस शब्द का प्रयोग मान्यताओं के लिए, अन्य बातों के लिए किया गया है। तो हम अर्थशास्त्र में कोई भी नियम, कानून या कोई सिद्धांत बनाएंगे तो वो सिद्धांत तभी उन परिस्थितियों में अप्लाई होगा जब वो मान्यताएं लागू होंगी। यदि वो मान्यताएं लागू नहीं हो पाती हैं तो वो सिद्धांत की जो प्रासंगिकता है वो निरर्थक हो जाएगी, वो सिद्धांत फेल हो जाएगा और वो हमारे आर्थिक घटनाओं में कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहां आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अर्थशास्त्र में हमें बहुत सारी मान्यताएं सीखनी है, बहुत सारी मान्यताओं को पढ़नी है, क्योंकि जितने भी आप आगे जाकर सिद्धांत पढ़ेंगे वो सारे सिद्धांत उन मान्यताओं पर चलेंगे। तो मान्यताओं का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई भी आर्थिक नियम, कोई भी हम क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो उसमें कुछ शर्तों का लागू होना, कुछ आवश्यक दशाओं का लागू होना, कुछ मूलभूत मान्यताओं का लागू होना, ये जरूरी होता है। वो मान्यताएं होंगी तो ही वो सिद्धांत, नियम लागू होगा, और यदि वो मान्यताएं नहीं है तो वो सिद्धांत, नियम लागू नहीं हो सकता। अब इसमें हम यदि बात करें यहां पर मान्यताओं की, तो मान्यताओं में आप यहां बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम करते हैं अन्य बातें, अदर थिंग्स। अन्य बातें, अदर थिंग्स। अभी जैसे मैंने आपको मांग के नियम के बारे में बताया कि अदर थिंग्स रिमेनिंग आर कांस्टेंट, अन्य बातें स्थिर रहती हैं, यथावत रहती हैं, तब जाकर मांग का नियम लागू होता है। यदि वो बातें कांस्टेंट नहीं रहती हैं, यथावत नहीं रहती हैं, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि कीमत बढ़ेगा तो मांग मात्रा घट जाएगा, और कीमत घटेगा तो मांग मात्रा बढ़ जाएगा। लेकिन यदि अन्य बातें कांस्टेंट नहीं है तो ये नियम लागू नहीं हो रहा है। अब वो अन्य बातें कौन कौन सी हैं जो आपको यथावत रखनी है, उनको स्थिर रखना है। तो अन्य बातों में यदि हम बात करें, एक तो हम बात कर लेते हैं यहां पर उपभोक्ता की आय, नंबर 1। दूसरे में यह बात कर लेते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं छात्रों यहां पर। एक तो होती है आपकी पूरक वस्तु और एक होती है आपकी स्थानापन्न वस्तु। अब यह आपके लिए भी नया कंसेप्ट है कि पूरक वस्तु क्या है, स्थानापन्न वस्तु क्या है, तो थोड़ा सा आंशिक रूप से समझ लीजिए। आगे फिर हम जैसे ही कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे वहां डिटेल में आपको इनके बारे में बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, इनको उदाहरण देकर समझाइए। तो यहां पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग हम समान अनुपात में करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो ऐसी गुड्स हैं जिनका उपयोग हम समान अनुपात में करते हैं, वो पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर यहां कार और पेट्रोल, ये पूरक है, मतलब दोनों की जो उपयोगिता है वो समान अनुपात में एक साथ है। इनमें से यदि एक भी वस्तु आप उसका रेशियो मिस करेंगे या उसके रेशियो को गलत उसमें ले जाएंगे तो फिर वो वस्तु की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। तो यहां जैसे कार की उपयोगिता पेट्रोल से है, पेट्रोल की उपयोगिता कार से है। कार यदि नहीं है तो पेट्रोल की कोई उपयोगिता नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो कार की कोई उपयोगिता नहीं है। तो दोनों की उपयोगिता एक रेशियो में होगी, एक अनुपात में होगी। ऐसी वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहती है जो समान अनुपात में होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान विशेष पर काम में ली जाती हैं, जिनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे हम चाय कॉफी की बात कर लेते हैं। यहां पर चाय कॉफी, मतलब चाय यदि नहीं है तो उसके स्थान पर कॉफी को आप उपयोग कर सकते हैं, उससे संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कॉफी नहीं है तो चाय के स्थान पर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं जिनको हम यहां पढ़कर इन चीजों को सीख सकते हैं। तो यहां पर जो अन्य बातें हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो उपभोक्ता की आय को पढ़ना है, एक संबंधित वस्तुओं की
कीमत को पढ़ना है, जिसमें दो प्रकार की वस्तु आ जाएंगी आपकी, पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं आ जाएंगी। तीसरा इसमें आपको पढ़ना है बाजार का आकार, या फिर इसको हम बाद में बात करेंगे, इसमें आप आगे कर लो जलवायु, मौसम, ये भी आपको अदर थिंग्स में पढ़ना है। इसके अलावा आप इसमें पढ़ सकते हैं रीति रिवाज, परंपराएं, और पांचवा इसमें आप पढ़ सकते हैं फैशन। ठीक है, ये सारी चीजें अन्य बातों में आती हैं। अब देखिए आप, हमने कहा कि मांग का नियम जो है वो वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध को बताता है। तो कहने का मतलब, यदि कीमत बढ़ रही है तो मात्रा घट रही है, और कीमत घट रही है तो मात्रा बढ़ रही है। लेकिन यदि साथ में आय स्थिर नहीं है तो यह संबंध नहीं लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक पेन, ये पेन जो मेरे हाथ में पेन है, ये पेन 5 रुपए का आ रहा है। अब मांग का नियम क्या कहता है, यदि ये पेन 10 रुपए का हो जाएगा तो बाजार में इस पेन को मांगने वाले लोग कम हो जाएंगे। लेकिन साथ में यदि आपकी आय बढ़ जाती है, जैसे ही पेन 5 से 10 होता है, आप 100 रुपए कमा रहे थे, आप 200 रुपए कमाने लग जाए, आपकी आय भी बढ़ गई, तो फिर मांग पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, तो मांग नहीं घटेगी फिर। तो यहां आय ने मांग को प्रभावित होने से रोक दिया है। तो अदर थिंग्स में आय को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इनकम जब आपकी कांस्टेंट रहेगी तो ही ये नियम लागू होगा, और यदि इनकम कांस्टेंट नहीं रहती है तो ये नियम लागू नहीं हो सकता। तो आय को स्थिर रखना है। संबंधित वस्तु कीमत, जैसे पूरक वस्तु की हम बात करते हैं, जैसे कार की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो कार की मात्रा घटेगी, लेकिन साथ में पूरक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि समानुपात में काम में लेते हैं। ऐसे स्थानापन्न की बात करें, चाय की कीमत बढ़ेगी तो उसका पूरक पर प्रभाव आएगा, तो इसको भी हम देखेंगे। जलवायु, मौसम, शीत प्रदेशों में आप ठंडे कपड़ों की बात करते हैं, उष्ण प्रदेशों में आप गर्म कपड़ों की बात करते हैं, तो ये जलवायु संबंधित प्रभाव हो गया कि वहां कीमत ठंडे कपड़ों की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जलवायु ऐसी है, ठंडे कपड़ों की जरूरत है, फिर भी मांग मात्रा बढ़ रही है। वह ऊनी कपड़ों की मांग क्यों नहीं बढ़ रही है कीमत घटने पर भी, क्योंकि वहां उनकी जरूरत ही नहीं है। या फिर यूं कह सकते हैं हम कि जो सूती कपड़े होते हैं उनकी वहां जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जलवायु का जो प्रभाव है वो भी अन्य बातों में देखते हैं। मौसम समय की छोटी घटना होती है, जलवायु समय की बड़ी घटना होती है। जो लंबे समय तक कोई क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है वो जलवायु में काउंट की जाती हैं, और जो छोटे समय के लिए, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, फिर सर्दी का मौसम आएगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा, कभी दिवाली का मौसम आएगा, कभी होली का मौसम आएगा, ये सारी जो घटनाएं अल्पकाल के लिए घटित हो रही हैं आपके सामने, ये सब क्या है, ये सब मौसमिक घटनाएं। अब मौसम का प्रभाव भी डिमांड पर होता है। आपने देखा कि अब जनरली पटाखों की मांग नहीं है, लेकिन दिवाली आती पटाखों की मांग बढ़ जाएगी, चाहे कीमत घटे या बढ़े, तो उस पर मौसम का प्रभाव है, त्योहारी सीजन का प्रभाव है। ऐसे बारिश का मौसम है तो अब कुछ प्लास्टिक, छाते, चप्पल, जूते, इस तरह ही मांग बढ़ रही है, चाहे कीमत बढ़े या घटे। तो कहने का मौसम भी उस चीज को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हमें उसकी कीमत को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। रीति रिवाज, परंपराएं, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस में फंस जाते हैं, ऐसी अप्रोच को लेकर चलते हैं कि उसकी वजह से हम कीमत उसकी प्रभावित हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं समाज में फैल जाती हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव यहां देखा जाता है। जैसे आपने कहा होगा कि भगवान कई बार क्या करने लगे, भगवान को लोगों ने दूध पिला दिया, भगवान को क्या पिला दिया, दूध पिला दिया, यह आस्था का विषय है। अब यहां ये क्या है, रीति रिवाज है, परंपरा है कि लोगों ने कहा कि भगवान दूध पी रहे हैं। तो अब जब इस तरह की आस्था बढ़ गई, लोगों में इस तरह का विश्वास बढ़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूध की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे ही और भी कोई घटना हो सकती है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं इस प्रकार की परंपराओं का निर्वहन करती हैं कि कोई भी जैसे श्रावण मास में, भादव मास में, या इस तरह की हमारी जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा ट्रेंड चलाती हैं, सभी महिलाएं उस काम को करने लग जाती हैं। कोई चुनरी उड़ाने वाली बात कर लेती है, या फिर कोई इस तरह का नाग नागिन का जोड़ा चांदी से चढ़ाने की बात कर लेती है, या कोई मेहंदी लगाने की बात कर लेती है। तो कहने वाले ये सब परंपराएं, रीति रिवाज है, जिनके कारण उस पदार्थ की डिमांड अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि आस्था का विषय है, हम ऐसी परंपराओं में जीते हैं, ऐसे रीति रिवाजों में जीते हैं, हम उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, इसलिए हम उस चीज में आते हैं। तो यहां इनका प्रभाव भी देखा जाता है। फैशन का मतलब यहां परिवर्तनशीलता है, और समाज में, इकोनॉमी में, लोगों में
अपने जीवन दिनचर्या में परिवर्तन होता रहता है और इस फैशन के दौर में डिमांड अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है, जिससे प्राइस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एक बात तो आपको सीखनी है कि कोई भी सिद्धांत या बनेगा तो उसमें अदर थिंग्स, मान्यता जो है, अन्य बातें जो है, इसको आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। और जब अन्य बातों की बात आती है तो ये सारी बातें उसमें कांस्टेंट रहेंगी। जैसे आपके सेंटेंस अन्य बातें बोला जाएगा तो आपको समझना क्या है, इनकम, आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, स्थानापन्न, पूरक, जलवायु, मौसम, रीति रिवाज, परंपराएं, फैशन, ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए, तब जाकर वो सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं हो सकता। तो पहली मान्यता है अन्य बातें यथावत रहें। दूसरी जो मान्यता है वो है आर्थिक इकाई की विवेकशीलता। दूसरी मान्यता क्या है, आर्थिक इकाई की विवेकशीलता, रेशनैलिटी, विवेकशीलता। अब देखिए छात्रों, यहां पर सबसे पहले तो आपको समझना होगा आर्थिक इकाई क्या है। मैंने फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में ये आपको बताया था चैप्टर की शुरुआत में ही कि दो प्रकार की एक्टिविटी इकोनॉमी में होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटी होती है जिनमें आय का सृजन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटी होती है जिनमें आय का सृजन नहीं होता है। तो यहां अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक इकाई है, आर्थिक विषय। जो आर्थिक इकाई है वही अर्थशास्त्र में पढ़ा जाएगा, जो आर्थिक इकाई नहीं है वो अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए आपको ध्यान रखने की बात है कि यहां आर्थिक इकाई का विवेकशील होना जरूरी है। विवेकशील का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, तो उसमें वो ये जज कर सके कि जो काम किया जा रहा है वो अपने इकोनॉमी के लिए, अपने समाज के लिए, मेरे लिए लाभप्रद है या नहीं है। उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो सकारात्मक होनी चाहिए। वो इस चीज का भेद कर पाए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको करने से समाज को क्या मिलने वाला है, समाज को क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसी रेशनलिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ऐसी विवेकशीलता होनी चाहिए। यदि ऐसी विवेकशीलता नहीं है उस इकाई के अंदर तो निश्चित तौर पर वो इकाई आर्थिक इकाई नहीं हो सकती। जैसे हम बात करते हैं शराबी की बात करते हैं, अब शराबी जो है वो रेशनल नहीं हो सकता, ये विवेकशील नहीं हो सकता, अविवेकी होता है। जब ये शराब या किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन कर लेता है तो निश्चित तौर पर इसकी सोचने समझने या निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कभी विवेकशील नहीं हो सकती, अविवेकी तरीके से निर्णय लिए जाएंगे। तो अर्थशास्त्र में उसी इकाई को पढ़ा जाएगा जो इकाई विवेकशील होगी। जब वो इकाई विवेकशील होगी तो उसी को पढ़ा जाएगा। दूसरी मान्यता क्या होगी इसमें, आर्थिक इकाइयों की विवेकशीलता। तीसरी मान्यता इसमें हो गई आर्थिक मानव का होना। आर्थिक मानव का मतलब ही वही है कि वो ऐसी क्रियाओं में संलग्न हो जिसका संबंध अर्थशास्त्र से हो, वो आर्थिक क्रियाओं करने में संलग्न हो, वो लाभ हानि वाली बात करने में संलग्न हो। ऐसा नहीं कि आप निःशुल्क तौर पर आप कोई वस्तु बांट रहे हैं, उसको यदि अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं तो फिर वो आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिक की विषय वस्तु नहीं हो सकती। जैसे आप बाजार में पानी की बोतल बेच रहे हैं, तो इसको बेचने से आप पैसा ले रहे हैं, पानी की बोतल को आप बेच रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो ये तो आर्थिक क्रिया है और ये आर्थिक मानव की स्थिति बनती है। और यदि यही मानव इस क्रिया को निःशुल्क करता है, निःशुल्क बिना पैसे के, तो यह आर्थिक मानव की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब कि जो उद्यमी है, जो इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहा है, वो व्यक्ति अर्थ से संबंधित होना चाहिए, वो हानि लाभ को समझने वाला होना चाहिए, लेन देन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सारी जो बातें होंगी तब जाकर वो आर्थिक विषय वस्तु होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि हम बात करें यहां पर, तो पांचवा जो कंसेप्ट या चौथा जो कंसेप्ट बन रहा है वो संतुलन की आरंभिक दशा को देखता है। साम्य की बात भी मान्यता में आएगी कि जैसे हम बाजार की दशाओं की बात करते हैं कि बाजार में संतुलन कहां होगा, जहां मांग पूर्ति बराबर होगी, वहां ऐसा बिंदु जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी, साम्य होगा। तो किसी भी सिद्धांत को हम बनाए तो संतुलन की बात होनी चाहिए, चाहे वो आपका सामान्य संतुलन हो, चाहे वो आपका आंशिक संतुलन हो। तो प्रारंभिक दशा में हम संतुलन की बात करेंगे, संतुलन को लेकर ही हम सिद्धांत बनाएंगे, असंतुलन के लिए सिद्धांत नहीं बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक मान्यता जो आपकी बनती है वो संतुलन को प्राप्ति की बनती है। अगली जो पांचवी मान्यता बनती है वो बनती है आपकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं से संबंध। अर्थशास्त्र का जो संबंध है, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक भी होनी चाहिए क्योंकि सोशल स्टडी का विषय है, राजनीतिक भी होना चाहिए क्योंकि सोशल स्टडी का केंद्र बिंदु राजनीति है, पॉलिटिकल है, और आर्थिक, अर्थशास्त्र की इकाई आर्थिक होगी। तो इन सब का जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, वो ही अर्थशास्त्र की मान्यताओं में शामिल किया जाए। हम अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं? सामाजिक अध्ययन के लिए, राजनीतिक अध्ययन के लिए, आर्थिक अध्ययन के लिए। और मानव जीवन का जो पहलू होता है वो 3 अध्ययनों में ही होता है। वो सामाजिक जीवन जीना चाहता है, वो राजनीतिक जीवन जीना चाहता है,
वो आर्थिक जीवन जीना चाहता है। तो इस बात को भी हमें अपने सिद्धांत में ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जीव विज्ञान व भूगोल के संबंध में, इनसे भी हमारा संबंध है कि जीव विज्ञान में जीवन आता है और जीवन आर्थिक इकाई का मूल जो विषय बनता है वो जीवन ही बनता है। भूगोल, ज्योग्राफी, हम हमारे आसपास का जो वातावरण समाज में रहकर जीते हैं, भौगोलिक वातावरण, वो सब भूगोल की विषय वस्तु है। तो ये 6 जो बिंदु बनते हैं यहां पर छात्रों, ये मान्यताओं में ध्यान रखना है। इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है कि अर्थशास्त्र की कोई 2 मान्यताएं लिखिए, 4 मान्यताएं लिखिए, तो उसमें आपको ये 6 बिंदु याद रखने पड़ेंगे। अन्य बातें समान रहें, अर्थ की विवेकशीलता रहे, आर्थिक मानव होना चाहिए, साम्य संतुलन की आरंभिक दशा होनी चाहिए, विशेष सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं से उसका संबंध होना चाहिए, और जीव विज्ञान व भूगोल से भी उसका संबंध होना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो अर्थशास्त्र में हम लेकर चलते हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए छात्रों, अपना जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं लगभग। अब इसमें यदि आप लास्ट कंसेप्ट में जाएंगे चैप्टर के लास्ट में, तो आपको कुछ संक्षिप्त तौर पर यह मिलेगा कि पूंजीवाद क्या है। वैसे तो जो बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई है, क्या, कैसे और किसके लिए, उसमें पूंजीवाद, समाजवाद और मिक्स इकोनॉमी के बारे में सामान्य चर्चा आपसे कर ली है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक तो पूंजीवाद, एक समाजवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, और तीसरा इसमें है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को आपको वहां सामान्य तौर पर पढ़ना है, उनका अंतर आपको करना है। अब मैं आपको यहां बता दूं, जैसे एक बार बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आया भी है कि पूंजीवादी इकोनॉमी का उदाहरण बताइए, तो पूंजीवादी इकोनॉमी का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में पूंजीवाद को अपनाया जाता है। समाजवादी इकोनॉमी का उदाहरण बताइए, तो आप यहां पर रूस और चाइना का उदाहरण दे सकते हैं, चीन का उदाहरण, वियतनाम का उदाहरण दे सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का यदि आप उदाहरण दे रहे हैं तो आप यहां भारत, पाकिस्तान, इनका उदाहरण दे सकते हैं। ऐसी इकोनॉमी जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है वो पूंजीवाद होता है, जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व होता है वो समाजवाद होता है, जिसमें दोनों प्रकार का स्वामित्व होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ऐसी इकोनॉमी जो अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए काम करती है वो पूंजीवादी होती है, और जो समाज के कल्याण के लिए काम करती है वो समाजवादी होती है, और जो दोनों को लेकर, तंत्रों को ध्यान में रखकर काम करती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो छात्रों, कई बार यहां से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, आपसे छोटी कंसेप्ट के तौर पर पूछ लिया जाता है, पूंजीवाद बताइए किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। समाजवाद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी है, उदाहरण दीजिए। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है आपसे, पूंजीवाद समाजवाद में कोई एक अंतर बताइए, 2 अंतर बताइए, या पूंजीवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई अंतर बताइए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था को 2 विशेषताएं लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब देखिए, ये आपका पहला इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको आर्थिक और गैर आर्थिक समस्याएं, इसके अलावा मैंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का कंसेप्ट, उनमें अंतर, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, आदर्श का है या सकारात्मक है, ठीक है, और इसकी आर्थिक विधियां मैंने आपको बता दी, निर्भरता के आधार पर, समय के आधार पर, उपकरण के आधार पर, ठीक है। आर्थिक समस्याएं आपको बता दी हैं, उत्पादन संभावना वक्र मैंने आपको बता दिया, उसकी विशेषताएं, अवसर लागत मैंने आपको बता दी, इसकी मान्यताएं मैंने आपको बता दी है, और पूंजीवाद समाजवाद के बारे में संक्षिप्त परिचय अपन ने कर लिया है। तो इस प्रकार से अपना ये पहला जो चैप्टर है ये यहाँ पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन उपभोक्ता के व्यवहार को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपना होगा उपयोगिता विश्लेषण। धन्यवाद, थैंक यू।